सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम। और आज एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं एक नया वीडियो, और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल। साथियों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो मान्यवर कांशीराम साहब के आंदोलन से जुड़ा एक बहुत ही अलग तरीके का विषय है, और ये है विषय द ऑप्रेस्ड इंडियन के जुलाई 1985 के अंक में छपा हुआ एक उनका एक बहुत ही खास आर्टिकल है। और वो आर्टिकल उन्होंने द ऑप्रेस्ड इंडियन में लिखा था, और इसका विषय था माई फर्स्ट विजिट ऑफ इंग्लैंड, यानी मेरा इंग्लैंड का प्रथम दौरा। तो ये जब मान्यवर कांशीराम साहब अपना आंदोलन चला रहे थे और 1985 तक आते आते तो आपको जैसे मालूम है कि बाम सेफ भी काम कर रहा था, उस समय DS4 भी काम कर रहा था, और अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का भी गठन हो चुका था। तो मान्यवर कांशीराम साहब का काफ़ी इस समय तक आते आते, यानी 1985 का समय आते आते मान्यवर कांशीराम साहब के आंदोलन ने समाज में बहुत जड़ें गहरी उसकी जम चुकी थी, और विदेशों में भी मान्यवर कांशीराम साहब का काफ़ी नाम हो चुका था। जो हमारे समाज के लोग, जो दलित शोषित समाज के लोग जो कई देशों में जाकर के बस गए थे, चाहे वो जापान में हों या इंग्लैंड में हों या अन्य किसी देश में हों, तो वे भी भारत के आंदोलन की तरफ बहुत ही गहराई से, बहुत ही उत्सुकता से देखने का काम करते थे। तो इसी तारतम्य में जब इंग्लैंड में मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में पता चला वहाँ के लोगों के बारे को, तो उन लोगों को वहाँ पर भी एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर संगठन इंग्लैंड में भी बना लिए थे। तो इंग्लैंड के लोग भी चाहते थे कि भारत में बाबा साहब का आंदोलन फलना फूलना चाहिए, लेकिन मान्यवर साहब से पहले और बाबा साहब के जाने के बाद ऐसा दौर था जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। तो वहाँ के लोगों में भी, जो विदेश के लोग थे, उनमें भी कई तरह की आशंकाएं व्याप्त थीं। लेकिन क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब का आंदोलन इधर बढ़ चुका था काफ़ी आगे तक, तो उन्होंने अपने यहाँ पर 1985 में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। जुलाई 1985 में, ये अप्रैल के महीने में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी, और इस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने नाम दिया था भारतीय दलितों की मुक्ति का मार्ग। इस कॉन्फ्रेंस में नाम इसका दिया था द इमेंसिपेशन ऑफ इंडियन, द वे ऑफ इमेंसिपेशन ऑफ इंडियन दलित्स, यानी कौन सा मार्ग है जिससे कि भारतीय दलितों की मुक्ति संभव हो सके। तो इस विषय पर एक यूनाइटेड किंगडम में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। तो उस जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी इंग्लैंड में, इंग्लैंड के जो बर्मिंघम शहर है इंग्लैंड का, तो उस शहर में ये एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी अप्रैल 1985 में। तो उसमें मान्यवर कांशीराम साहब को चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मान्यवर कांशीराम साहब का इधर भारत में तो आंदोलन चल ही रहा था, यहाँ तो उनके बहुत बड़े संख्या में फॉलोअर्स बन चुके थे, लेकिन फॉलोअर्स के साथ साथ में विरोधी भी अपना काम कर रहे थे। और विरोधी भी दो तरह के विरोधी, एक तो कौन से, उनके अपने ही समाज के, यानी दलितों के खुद ही। एक तो वो विरोध कर रहे थे जिनका, जो अम्बेडकरवाद के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे थे। एक तरीके से कहना चाहिए कि अम्बेडकरवाद के नाम पर लोगों को धोखा देने का काम कर रहे थे। सही मायनों में अम्बेडकरवाद का काम नहीं हो रहा था।
ये तो मानवर काशीराम साहब ने सही मायने में डॉक्टर अंबेडकर का मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। तो जो लोग थे जो बाबा साहब के नाम पर अंबेडकरवाद की बात करते थे, लेकिन वो कांग्रेस की शरण में चले गए और बाबा साहब के अंबेडकरवाद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। तो इस हालात में सबसे बड़ी समस्या थी कि ये लोग जब असली कोई काम कर रहा था, जो वास्तविक रूप से कोई काम कर रहा था, तो वो थे मानवर काशीराम साहब। काशीराम साहब की शख्सियत इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उनको रोके से वो रोक नहीं सकते थे, चाहे कितना भी कोई विरोध करता। इसीलिए उनकी जब पब्लिसिटी पॉपुलैरिटी विदेशों तक पहुंच गई तो कोई उनको रोक नहीं पाया। तो वहाँ के जब इंग्लैंड के लोगों ने उनको आमंत्रित किया तो वहाँ के लोगों में भी जो शंकाएं थी, आशंकाएं थी, उनका भी सामना मानवर काशीराम साहब को करना पड़ा। तो मैं मुख्य विषय पर ये आता हूँ कि मानवर साहब ने जो लेख लिखा है उसी से आपको बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये इंग्लिश में मैगजीन होती थी, इंग्लिश में लेख छपा हुआ था, लेकिन मैंने स्वयं इसका हिंदी अनुवाद किया है। तो मैं हिंदी अनुवाद आपके सामने पेश कर रहा हूँ। काफ़ी एक लंबा टॉपिक है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं मैं वही आपके सामने रखूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। तो जैसा मानवर साहब लिखते हैं शुरू से ही, तो यूनाइटेड किंगडम में स्थित 7 अम्बेडकरवादी एवं बुद्धिस्ट संगठनों के महासंघ द अम्बेडकर बुद्धिस्ट काउंसिल अर्थात ABC अम्बेडकर बुद्धिस्ट काउंसिल द्वारा मुझे इंग्लैंड के दौरे पर जाने के लिए बुलावा भेजा गया था। ABC द्वारा बर्मिंघम में भारतीय दलितों की मुक्ति का मार्ग विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया तथा मुझे सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में बुलावा भेजा गया। ABC तथा इसके सहयोगी अम्बेडकरवादी तथा बुद्धिज्म संगठनों के बारे में न जानते हुए मुझे अनुमान लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा। हमारी पंजाब यूनिट से जानकारी प्राप्त करने पर मुझे बताया गया कि उनमें से अधिकांश पंजाबी होने चाहिए, क्योंकि पंजाब से ज़्यादा लोग विदेश में जाके बसे हैं। पंजाब में जो लोग हैं उसमें दूसरी कास्ट के तो हैं ही, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोग भी इंग्लैंड में ज़्यादा जाके बस गए हैं। तो मानवर काशीराम साहब को इस बात का एहसास था। तो पंजाब के बारे में उन्होंने एक बात जरूर लिखी है कि पिछले 40 वर्षों से विचारों से तथा उनके कर्मों से अम्बेडकरवादी रहा है पंजाब, लेकिन हाल ही में गांधीवादी तथा ब्राह्मणवादी नक्शे कदम पर चलकर चमचागिरी की राह पकड़ ली है। जैसे बाकी देश में चमचा पैदा हो रहे थे, वैसे ही पंजाब में भी चमचागिरी की राह पकड़ ली है वहाँ के लोगों ने। आंकड़े मेरे उंगलियों के निशान पर हैं। मैंने स्वयं कहा कि पंजाब के दोआब क्षेत्र में अम्बेडकरवादी पार्टी RPI ने 1962 में, काशीराम साहब बहुत गहराई से नज़र रखते थे पंजाब के गतिविधि पर, तो उन्होंने वो लिख रहे हैं कि 1962 में 2,65,000 वोट प्राप्त किए थे अम्बेडकरवादी पार्टी जो RPI थी। वहीं 18 साल पश्चात 1980 में पंजाब में पिछली बार हुए चुनाव तो ये संख्या घटकर सिर्फ 1203 रह गई, यानी 2,65,000 से घट के 1203 रह गई। इसका मतलब क्या है कि अम्बेडकरवाद की जड़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई 1980 आते आते। तो तब से लेकर सितंबर 1983 तक, जब मैंने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले आखिरी बार सभा की, ऐसे सभी प्रयासों की घटनाएं मेरे दिमाग में कौंध रही थीं। ये सभी विचार मेरे दिमाग में उस समय चल रहे थे जब मुझे लंदन से वाल्मर हैम्पटन स्थित बुद्ध विहार में प्रसिद्ध बौद्ध गुरु पूज्य भंते धम्म दीप के साथ ठहराया गया। यानी वो देख रहे थे कि आगे पंजाब के लोग हैं और पंजाब में अम्बेडकरवाद की क्या दशा है। इस प्रकार मैं पंजाब में हो रहे अम्बेडकरवादी विचारों एवं कृत्यों के पतन का साक्षी था। तो ये जो है ना, पंजाब के बारे में मानवर साहब लिखते हैं। लेकिन इस बीच में फिर आगे का जो वहाँ कार्यक्रम था इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड में वहाँ पर बुद्ध विहार के जो उनके कार्यकर्ता थे उनकी बैठक बुला ली और बैठक में पहुँचने के लिए मुझे भी बुलाया गया। मैं उत्साहित होकर बैठक में कार्यकर्ताओं से परिचय कराए जाने के इंतज़ार में था, लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा निकला। मीटिंग का उद्देश्य दूसरा था। मीटिंग में मैं एक ऐसी ज्यूरी के सामने
एक अपराधी की तरह बैठा था जो मेरे बारे में तथ्यों को जानकर अपना फैसला सुनाने वाली थी। मतलब मानवर काशीराम साहब के बारे में बहुत ही गलतफहमियां और भ्रांतियां वहाँ के लोगों में भी थी, क्योंकि यहाँ के जो पुराने अम्बेडकरवादी थे, मानवर काशीराम साहब से पहले के जो अम्बेडकरवादी थे, वो काशीराम साहब को बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहाते थे। काशीराम साहब उनकी आंखों में खटकते थे, इसलिए काशीराम साहब की बहुत ज़्यादा बुराइयां विदेशों में भी होती थी। तो वहाँ के लोगों में इस बात की जानने की ज़्यादा बेचैनी थी कि काशीराम हैं क्या, काशीराम का आंदोलन क्या है, काशीराम क्या कर रहे हैं। तो ये खुद वहाँ के लोग थोड़ा जानकार थे, समझदार थे, तो उन्होंने काशीराम जी से ही बहुत सारे सवाल जवाब कर डाले। लेकिन सवाल जवाब में साहब ने लिखते हैं कि काशीराम जी ने स्वयं को अपने स्पष्टीकरणों तथा कृत्यों द्वारा उन सभी आरोपों से बरी कर लिया है जो उन पर थोपे गए थे। काशीराम जी ने सारे सवालों का जवाब दिया, वहाँ जो भ्रांति फैलाई जा रही थी उन सारे सवालों का जवाब दिया, और उन लोगों पर भी इस बात का बहुत गहरा असर पड़ा कि काशीराम जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही रास्ते पर कार्य कर रहे हैं। इस तरह का मामला उन्होंने जो है ये फेस करना पड़ा साहब को वहाँ पर। तो आरोपों से बरी होने के अलावा मैं आश्चर्यचकित तथा दुखी था कि इस प्रकार की तहकीकात मेरे मेजबान द्वारा की गई, जिन्होंने मेरे इंग्लैंड दौरे के लिए बहुत सा खर्चा किया था। यानी अगर तहकीकात करनी थी तो उन्हें पहले करनी थी, लेकिन काशीराम जी को बुला करके उनसे उनके ऊपर डाउट करना, उनके ऊपर संदेह करना, जबकि काशीराम साहब का मिशन बिल्कुल पाक साफ था और वहाँ के लोग उनके ऊपर जो संदेह कर रहे थे। तो इस बात से काशीराम जी लिखते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इस बात का दुख हुआ कि मेरे ऊपर इस तरह का डाउट वहाँ के जो आयोजनकर्ता थे उनके द्वारा किया गया। लेकिन मैंने स्वयं को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लेफ्टिनेंट तथा अनुयायी जो मानते हैं, भारत में अम्बेडकरवाद के असफल होने के बाद ऐसे लोगों का यह पेशा बन गया है जो स्वयं को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लेफ्टिनेंट तथा अनुयायी मानते हैं। यानी वो किसी को कामयाब अगर कोई होता है तो उसके लिए वो उसका ऊपर सवाल जवाब करते हैं। अब जबकि मेरे द्वारा संगठन के माध्यम से मिशन को पुनर्जीवित किया जा रहा है, ऐसे बाबा साहब के लेफ्टिनेंट अनुयायियों का पेशा अत्यधिक प्रभावित हुआ है। यानी उनको दुख हुआ है कि ऐसा क्यों हो रहा है, भारत में ऐसा ही मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा यदि मेरे विरोधी ऐसे बेतुके सवाल मुझसे पूछ लेते हैं तो मैं उन पर मज़े से चुटकी लेता हूँ, लेकिन जब मेरे मेज़बानों द्वारा मुझसे ऐसे ही सवाल पूछे गए तो मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ एवं व्याकुल हो गया। बड़ा दुख हुआ, इतना आशंकित हो गया कि कुछ ही मिनटों के लिए मैं कुछ बोल ही नहीं सका। वास्तव में मुझे उससे न भूलने वाली घटना का अत्यधिक दबाव महसूस हुआ। यानी काशीराम साहब को इस बात का बहुत अफसोस रहा कि मेरे मेज़बान मेरे ऊपर इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं। उनके सवाल क्या थे, उन्होंने सवाल भी दिए हैं कि मतलब आरोपों में से कुछ जिनका मुझसे स्पष्टीकरण मांगा गया वो नीचे प्रस्तुत हैं। कौन से आरोप लगाए थे वहाँ के लोगों ने? नंबर 1 है, आपको कांग्रेस द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। नंबर 2, आप दलितों द्वारा मुस्लिम धर्मांतरण का पक्ष लेते हैं। नंबर 3, आपने आरपीआई को नष्ट कर दिया है। नंबर 4, आप बुद्धिज्म के विरोधी हैं। नंबर 5, आप अम्बेडकरवाद के विरोधी हैं। और नंबर 6, आप अनुसूचित जातियों में विघटन पैदा कर रहे हैं। यानी इस तरह के आरोप आप खुद देख सकते हैं कि इस तरह के आरोप मानवर काशीराम साहब के ऊपर लगाए गए। इनका स्पष्टीकरण मांगा गया इंग्लैंड में। मेरे द्वारा अपने मेज़बानों को संतोषजनक स्पष्टीकरण दे दिया गया था। भारत में इस प्रकार के स्पष्टीकरण की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं इस प्रकार के आरोपों को बिना किसी स्पष्टीकरण के छोड़ दिया जाए। कितना ज़्यादा बुराई करते थे मानवर साहब की। लोग कहते हैं कि भाई काशीराम साहब ने इतना काम किया। आज के दौर में जब हम बहन जी के बारे में देखते हैं तो बहन जी के बारे में भी अनाप शनाप गलत सलत आरोप लोग लगाने का काम करते हैं। तो ये हमारे समाज की कुछ विडंबना है कि जब जिस शख्स के ऊपर जो अच्छा काम करता है उसके ऊपर बहुत सारे लोग आरोप लगाने का काम करते हैं। ये बिल्कुल इससे स्पष्ट हो जाता है। मेरे इंग्लैंड के प्रवास के दौरान मेरी ये इच्छा थी कि मेरे मेज़बान मेरे यूके में ठहरने के समय का अधिकतम लाभ उठाएं। इसी हिसाब से उन्होंने मेरे रोज़ाना के कार्यक्रमों तथा समारोहों का आयोजन किया और 14 अप्रैल 1985 को
ओवरहैम्पटन के बुलफन हॉल में डॉक्टर अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम था। यह एक विधिवत रूप से तैयार किया गया भव्य समारोह था। क्योंकि मैं मुख्य वक्ता था, अतः मुझे लगभग 1 घंटा 15 मिनट बोलना था। न केवल आयोजक बल्कि कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों द्वारा कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर खुशी जाहिर की गई। अन्य दिनों में या तो मुझे वो समारोह में, गोष्ठियों में, विशेष अवसरों पर मेरे को ले जाते रहे और मुझे अनेक जगह पर घूमने का मौका मिला। मुख्य समारोह पर जहाँ पर यह आमंत्रित किया गया था बर्मिंघम में था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, भारत में दलितों की मुक्ति के लिए सच्चे मार्ग का निर्धारण। तो इस सम्मेलन के दौरान निष्कर्ष ये था कि दलितों की मुक्ति के लिए सच्चा मार्ग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहले से ही निर्धारित कर दिया था, लेकिन इस रास्ते पर सफलतापूर्वक कैसे चला जाए, यानी मुक्ति का मार्ग क्या है। बाबा साहब ने तो सब कुछ तो बता दिया था, हमें तो केवल चलना है। तो साहब खुद लिख रहे हैं कि इस रास्ते पर सफलतापूर्वक कैसे चला जाए, भारत के दलितों की यह सबसे बड़ी समस्या है। इस सम्मेलन की रिपोर्टों तथा अन्य समारोहों तथा अन्य कार्यक्रमों को इस अंक में अन्यत्र स्थान दिया गया है। द ऑब्रेस्ट इंडियन के इसमें अंक में और भी लेख छपे हैं जिसमें इस दौरे का जिक्र किया गया है। तो कांसीराम साहब आगे लिखते हैं कि मुझे 1 घंटा मिल सका, लेकिन मैं 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं व्याख्या नहीं कर सका। नंबर 1, हम अपने संगठनों को साधन बनाकर अपना लक्ष्य कैसे हासिल कर सकेंगे, और नंबर 2, जब उन दलितों के द्वारा अपने अन्यत्र बेहतर भविष्य के लिए भारत छोड़ चुके हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है। मानवर कांसीराम साहब कह रहे थे कि भाई जो भारत से चले गए हैं उनको अम्बेडकरवाद को कामयाब करने में क्या भूमिका हो सकती है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं वहाँ पर प्रस्तुत कर सका। फिर आगे लिखते हैं कि मैं आयोजकों का आभारी हूँ, विशेष रूप से 3 नौजवान समर्पित मिशनरी साथियों का, जिनके कारण मैं समस्त इंग्लैंड घूम सका तथा मेरे दौरे को सर्वाधिक अर्थपूर्ण बनाया। अब जब मैं अपने 17 दिन के इंग्लैंड प्रवास की ओर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं पूर्व में उल्लिखित अविस्मरणीय आघात के होते हुए भी संतुष्टि महसूस करता हूँ। मैं समझता हूँ जिन्होंने मेरे इंग्लैंड दौरे को नियोजित किया वे मुझे नज़दीक से जानने और समझने के लिए उत्सुक थे। मेरे दौरे ने उनको ये मौका दिया। ऐसे में दलितों अपने बेहतर भविष्य के लिए भारत छोड़कर जो अन्यत्र चले गए हैं उन्हें भी भारत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस दौरे ने मुझे उनको समझने, उनकी समस्याओं, उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं को नज़दीक से समझने का मौका दिया। ये लोग एकदम भिन्न वातावरण में जा चुके हैं। इस दौरे ने मुझे ये नज़दीक से समझने का अवसर भी प्रदान किया कि ये लोग नए वातावरण के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। इस सबसे अधिक यह एक दूसरे को नज़दीक से जानने तथा समझने का भारत में तथा दुनिया के दूसरे हिस्से में रह रहे हमारे लोगों के व्यापक हित में सामंजस्य तथा तालमेल बनाने में सहायक हो सकता है। इस संदर्भ में इंग्लैंड का मेरा दौरा संतोषजनक तथा अर्थपूर्ण समझा जाना चाहिए। कांसीराम। तो ये था ये आर्टिकल मानवर कांसीराम साहब ने जिसको ऑब्रेस्ट इंडियन में लिखा था। तो मेरा ये उद्देश्य एक तो मानवर कांसीराम साहब का ने जो कार्यक्रम था उसके बारे में बताना था, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य। दूसरा ये था कि मानवर कांसीराम साहब को किस तरह से परेशान किया गया, यानी दोहरे मोर्चे पे मानवर कांसीराम साहब को लड़ाई लड़नी पड़ रही थी अपने को साबित करने के लिए। न केवल देश में बल्कि विदेश में भी उन्हें ये साबित करना था कि आप वास्तविक रूप से अम्बेडकरवाद का काम कर रहे हैं। और अपने विरोधी जो उस समय कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस तो ये ढूंढती रहती थी कि भाई कांसीराम जी के अंदर कौन सी कमी ढूंढी जाए जिससे इनके ऊपर ईडी, सीबीआई या और बहुत से, जैसे पहले सीआईए का एजेंट बताया गया। अगर कांसीराम साहब के विदेशों में इतने मित्र और इतने उनकी जड़ें बन गई थी कि अगर वहाँ से वो पैसा करोड़ों रुपए ले सकते थे, लेकिन कांसीराम जी जानते थे कि अगर मैं बाहर से मदद लूँगा तो मेरा देश के जो लोग और मेरे जो देश की सरकार है मुझे किसी भी रूप में मुझे नुकसान पहुँचा सकती है। तो कांसीराम जी ने इतना अपने आप को संभाल के रखा, इतना ज़्यादा अपने मूवमेंट को कि चाहे कोई भी सरकार हो, कैसे भी कितनी भी छानबीन कर ले, लेकिन कांसीराम जी का आंदोलन अपने निजी साधनों से चल रहा था। जो बामसेफ काम कर रही थी उस समय, उन्हीं लोगों के सहयोग से, उन्हीं लोगों के पैसे के हर तरीके से तन मन धन के सहयोग से ये आंदोलन आगे बढ़ रहा था। किसी भी तरह का विदेश से सहयोग नहीं लिया गया।
हालांकि सरकार इस बात पर बार बार डाउट करती रही कि कांशीराम कैसे इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, ज़रूर इनको पास विदेशों से पैसा आता है। लेकिन जब सारी छानबीन करने के बाद भी सरकार को उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं मिला, तब उन्होंने कांशीराम जी को परेशान करना छोड़ दिया। और ख़ुद जो है कांग्रेस को ये लगा कि भाई ये आदमी अलग तरह का है, ये हमारे को ही, कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो कांशीराम जी को रोकने के लिए उन्होंने जो भी संभव हो सकता था वो काम किया। लेकिन हम आप सब जानते हैं कि कांशीराम जी ने हर एक विरोध का सामना किया, कांग्रेस का सामना किया और अपने कारवां को, बाबा साहब के कारवां को लगातार आगे बढ़ाते रहे। और ये कारवां आज भी चल रहा है, जिसको हमारी नेता माननीय बहन जी बहुत सारे विरोधियों का मुकाबला करते हुए इस कारवां को आगे बढ़ाने में लगे हुई हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।